हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड कंप्लीट जीके के एक और सेशन में। तो एंशियंट हिस्ट्री हमने शुरू किया था और आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम अपने इस एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 26 पूरा करेंगे। और इसी सेशन के साथ ये जो हमारा 15th नंबर चैप्टर भी है, इसका भी एंड हो जाएगा। तो बेसिकली इन 26 क्लासेस के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा एंशंट हिस्ट्री का एक बेस और साथ में उस बेस पर एसोसिएट करते हुए जो इर्द गिर्द की जानकारी है ना, वो सब मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है। तो अगर आपने एक बार ये क्लासेस कर लिए हैं तो एंशंट हिस्ट्री पर बेस्ड आपको ना तो कोई थ्योरेटिकल बुक जाकर पढ़नी है, बट फिर भी मैं आपको बुक भी प्रोवाइड कर रखा हूँ मेरे एप्लीकेशन पर, वो भी अवेलेबल है, सो दैट कि एक आपका बेस वहां से भी तैयार हो जाए। बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता एग्जाम से पहले, ये आप अपनी बढ़िया जो प्लेलिस्ट है इसको यूज करके अपना ये जो पूरा पोर्शन है इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपके सामने आएगा, चैप्टर नंबर 15 है ये, और लास्ट चैप्टर रहेगा हमारी इस सीरीज का। फिर हम अपना मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। तो चलिए भाई, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल पूछता है, कुमार देवी क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र गहड़वाल कंस्ट्रक्टेड दी धर्म चक्र, जो कि एक जैन विहार है, एट विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर ऑप्शंस। अब आप में से कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये कुमार देवी कौन सी आ गई जो कि गोविंद चंद्र गहड़वाल की क्वीन है, हमने तो इनके बारे में कहीं पर सवाल ही नहीं सुना है। तो देखो, ये जो कुमार देवी की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी से रिलेटेड है, लेकिन वो उतना ज्यादा चर्चित नहीं है। ये जो गहड़वाल डायनेस्टी है ना, इसके साथ इनका लिंक है, जो कि इनके हस्बैंड गोविंद चंद का नाम भी आपको याद रखना है, उनकी क्वीन थी। और ये जो रूल करा करते थे, कल को उनका रूलिंग रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को कन्नौज याद रखना है। यहां पर ये अपना रूल करा करते थे। तो इन्होंने धर्म चक्र जैन विहार का कंस्ट्रक्शन कराया था, कहां पर? सारनाथ के अंदर। अब सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, जहां पर बुद्धिज्म के अंदर जो बौद्ध जी का पहला उपदेश है, पहला सरमोन है, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उसके साथ लिंक है। लेकिन जैनिज्म के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने ये जन धर्म चक्र जैन विहार यहां पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, बाकी का ऑप्शन जो यहाँ पर इन्होंने बौद्ध का दिया था वो हमारा एलिमिनेट हो गया। बौद्ध जी को जो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी वो यहीं पर प्राप्त हुई थी, लेकिन कुमार देव विहार यहाँ पर नहीं मिलता है। राजगृह भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, मगध की पुरानी राजधानी थी। बौद्ध और जैन इंपॉर्टेंस का ये गढ़ है राजगृह, लेकिन ये जो सवाल है ये उससे संबंधित नहीं है। और ऐसे ही कुशीनगर को भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। बौद्ध के महापरिनिर्वाण का ये जगह है कुशीनगर, लेकिन इस सवाल का ये संबंधित जानकारी अपने साथ नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सवाल बेसिकली बुद्धिज्म प्लस जो मेडिवल पैटर्नेज है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी हमीर महाकाव्य द चौहान्स वर। हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान किस वंश के थे? मैं आप लोगों से दावा करके कह सकता हूं कि ये सवाल और इस सवाल पर बनने वाले कॉन्सेप्ट आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये सवाल आपको पेपर में मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे, समझ रहे हो? लेकिन इस तरीके के सवालों पर बनने वाली जो जानकारी है वो पूरी की पूरी मैंने डिटेल्ड आपको अपनी सीरीज के अंदर दी है। तो याद रखिएगा, इस हमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग जो चौहान है ना, उनको सूर्यवंशी माना गया है, जो इन्होंने ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। राजपूत डायनेस्टी अपने आप को दो मेन लीनिएज से जोड़ती है, ये सभी को पता है। एक तो कौन सी है? सन डायनेस्टी। सन डायनेस्टी मतलब सूर्यवंशी। और दूसरी है मून डायनेस्टी। मून डायनेस्टी जिनको हम चंद्रवंशी कहते हैं। तो चौहान्स ने अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को सूर्यवंशी बताया इस आपके हमीर महाकाव्य के अंदर। ठीक है, तो चंद्रवंशी हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया। कुछ राजपूत थे बट चौहान नहीं है ये। ठीक है, ब्राह्मण हम यहां पर आपका नहीं लिंक करेंगे, बिल्कुल गलत है। चौहान तो क्षत्रिय हुआ करते थे।
और हम यादव वंशी भी यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, वो कृष्ण के लीनिएज से हैं यादव, वो चौहान नहीं है। ठीक है, तो राजपूत ओरिजिन वाला जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम्मीर महाकाव्य जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महाकाव्य चौहानों की ग्लोरिफिकेशन पर आधारित एक टेक्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज 1 2 3 या कोई नहीं? आधे लोगों को पृथ्वीराज चौहान का नाम पता है, लेकिन पृथ्वीराज नाम से कई सारे रूलर्स रहे हैं जिनको 1 2 3 के रूप में क्लासिफाई करा गया है हिस्टोरिकल इवेंट में। तो जो फेमस पृथ्वीराज चौहान है ना वो एक्चुअली में पृथ्वीराज थर्ड है। ये भी शायद आप में से काफी लोगों को ना पता हो। तो ये वही रूलर है जो अजमेर और दिल्ली के राजा थे। तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी से इन्होंने लड़ा था। पहला जो युद्ध था 1191 वाला, उसमें तो ये जीत गए थे, लेकिन 1192 के अंदर ये हार गए थे। ये वाली बेसिक जो हिस्ट्री है वो आपने पढ़ी होगी। अब आप बोलोगे कि जी ठीक है ये तीसरे नंबर वाले हैं, लेकिन ये पहले और दूसरे वाले कौन से हैं? देखो, पृथ्वीराज 1 इन्हें कम जाना गया है, ये उतने फेमस नहीं है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज सेकंड भी जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू दिस पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तराइन का बैटल मस्ट रिमेंबर है हम लोगों के लिए। 1192 वाली जो हार है वो दिल्ली सल्तनत का बेस बनती है, वो भी आपको सुनने मिलेगा नेक्स्ट हमारी सीरीज के अंदर, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। Epigraphic records suggest that in ancient India, the rulers of Bihar had contact with। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में बिहार के शासकों का संपर्क बताइए इन चार विकल्प में से किससे हुआ करता था? इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हो मुझे? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स है ना, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, उनसे पता चलता है कि एंशियंट बिहार के रूलर्स का कांटेक्ट साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों के साथ था, स्पेशली जो जावा सुमात्रा वाला रीजन है ना इनके साथ, मतलब इंडोनेशियन वाला जो रीजन है। तो ये कांटेक्ट मेनली मतलब ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर हुआ करता था। जो कल्चरल एक्सचेंज है, यानी कि भारत का जो कल्चर है वो स्प्रेड आपको वहां पर नजर आया। रिलीजन के लिए जैसे कि बुद्धिज्म और हिंदुज्म, उसका प्रसार वहां पर हुआ। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में इतना स्ट्रांग था कि वहां के रूलर्स भी, भारत के जो रूलर्स अपने पास टाइटल रखते थे ना, वही वो भी यूज करा करते थे। यहां पर हम बर्मा को एलिमिनेट कर देंगे भाई, जो कि आज का म्यांमार है। कांटेक्ट था, लेकिन इंस्क्रिप्शंस के अंदर स्पेशली जावा और सुमात्रा को हाईलाइट करा गया है, तो इसलिए वो वाला हमने यहाँ पर आंसर किया है। हमने यहाँ पर थाईलैंड को भी गलत करा है। बाद में देखो थाईलैंड के साथ हमारे कनेक्शंस हुए, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हमने इसमें पूछा है कि भाई किसी एपिग्राफिक रिकॉर्ड से हमें ऐसा पता हो। एंड कंबोडिया भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया। जो अंकोर सिविलाइजेशन सभ्यता थी वो इंडियन इन्फ्लुएंस से डेवलप हुई, बट यहां इस सवाल का ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ठीक है, तो ग्रेटर इंडिया कॉन्सेप्ट ये एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें नजर आता है। जैसे कि बाली, बाली में आपको हिंदू कल्चर नजर आएगा। ऐसे ऐसे ही बुद्धिस्ट के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपको बोरोबदूर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इन्फ्लुएंस आपको सवालों के रूप में हमारे एग्जाम में नजर आ जाएगा। अगला है आला उदुल। आला उदुल वर रिलेटेड टू। आला उदुल बताइए दिए गए चार विकल्प में से किससे संबंधित है? आप में से आधे लोग कंफ्यूज होंगे, आधे से ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये वर्ड क्या है। तो ये जो आला उदुल है ना, ये बुंदेलखंड के लेजेंडरी योद्धा हुआ करते थे, वॉरियर हुआ करते थे, जो कि चंदेल जो किंगडम थी, माहोबा, इससे संबंधित थे, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया है। इस रीजन के अंदर इनकी कई सारी कहानियां फेमस हैं, कि जो एक इनके यहाँ पर ना बड़ा एक एपिक है, उसका नाम है अल्हाकंद। जो कि नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्हाकंद,
ये एक बड़ा ऐसा महाकाव्य मान लीजिए, इसके अंदर ये रचनाएं आपको नजर आएंगी। इनके जो लोकगीत है यानी कि जो इनका ओरल ट्रेडिशन है उसमें गाई जाती हैं, यूपी और एमपी रीजन में आपको इनकी कहानियां सुनने मिलती है। तो ये चंदेल जो रूलर्स थे ना, उनके सामंत जितने भी हुआ करते थे, मतलब उनके जितने भी फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी, ये सारी बातें आपको नजर आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माहोबा वाला जो रीजन है उसको करेक्ट आंसर कर देते। चंदेरी यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट प्लेस है लेकिन आला उदल से ही डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं है। ऐसे ही विदिशा हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, गुप्ता और प्राचीन भारतीय शहर था, लेकिन यहाँ पर इस सवाल के लिए इरेलीवेंट है। पन्ना भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, बुंदेलखंड रीजन के अंदर आपको पन्ना नजर आएगा, बट एग्जैक्ट सेंटर यहाँ पर माहोबा हुआ करता था। ठीक है, तो माहोबा का नाम नजर आए तो हम इसको चंदेल राजधानी के रूप में याद रखेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ पर लगे हाथों आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो खजुराहो वाले मंदिर है वो बताइए कौन से रूलर्स ने बनवाए थे। तो जिस खजुराहो मंदिरों की हम बात करते हैं ना, वो भी चंदेल रूलर्स के द्वारा ही बनवाए गए थे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज। पृथ्वीराज रासो का लेखक आपको इन चार के अंदर बताना है। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा सवाल ये हो गया। यहाँ पर जो नाम आपको दिया गया है चंद्रबड़ दाई, ये आप लोगों को मार्क करना है। इन्होंने एक फेमस एपिक लिखा पृथ्वीराज रासो, और ये एक हीरोइक पोयम है यानी कि एक वीर गाथा है, जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान की जो ब्रेवरी है उसके बारे में बता रहे हैं, उनकी लव स्टोरी, ठीक है, उस पर ये चर्चा कर रहे हैं, और मोहम्मद गौरी के साथ उनके कैसे कन्फ्लिक्ट रहे उस पर यहाँ पर बात करी गई है पृथ्वीराज रासो के अंदर। तो ये रचना पार्शली हिस्टोरिकल है, लेकिन पार्शली इसको लेजेंडरी माना जाता है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये 100% हिस्ट्री है, इसमें थोड़ी सी लेजेंडरी बातें भी कही गई हैं कि ऐसे था वैसे था, थोड़ा सा उस तरीके से। ठीक है, कलहन राइटर नहीं है पृथ्वीराज रासो के। आप लोगों को मैंने बताया था राज तरंगिणी के बारे में, राज तरंगिणी के लेखक के रूप में कलहन का नाम बताया गया था ना, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। यहाँ पर बिलहन का भी नाम यूज करा गया है। एक इंपॉर्टेंट रचना बिलहन के नाम पर भी आप लोगों को मैंने बताई थी, विक्रमन देवचरित। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, विक्रमन देवचरित। ये भी एक इंपॉर्टेंट और मतलब ऐसे पूछे जाने वाली रचना है। तीसरे नंबर पर जैनक का नाम दिया गया है, ये कौन है? ये है पृथ्वीराज विजय के ऑथर, पृथ्वीराज विजय के ऑथर। ठीक है, तो जो रासो लिटरेचर है वो राजपूत हीरोइक पोइट्री है, लेकिन एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के ऑथर कौन है, तो चंद्रबड़ दाई है। लेकिन अगर राज तरंगिणी पूछा जाए तो हम वहां पर कलहन का नाम आंसर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज विजय। अभी पीछे बता कराया था आप लोगों को, मैंने यहाँ पर जैनक का नाम बताया था आप लोगों को, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है। अब ये क्या है ना, ये एक संस्कृत में लिखा गया टेक्स्ट है, कल को ये भी पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संस्कृत में लिखा गया है, और ये एक कंटेम्पररी सोर्स है, जैसे कि पृथ्वीराज के समय ही ये लिखा गया था, तो इसीलिए जो इतिहासकार है ना वो इसे और ज्यादा रिलायबल मानते हैं कंपेयर टू पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो संस्कृत में, ओके, उसका नेचर भी मतलब ज्यादा हिस्टोरिकल है, तो उस तरीके की बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। चंद्रबड़ दाई के बारे में मैं बता चुका हूं, ये पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी, इन्होंने विजय ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान वाला ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये तो राजा थे, ये ऑथर नहीं थे। और यहाँ पर जो ये नैनचंद सूरी का नाम दिया गया ये भी गलत है, ये एक जैन स्कॉलर थे, ये एक जैन स्कॉलर थे, ये कोई ऑथर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि सही मेल नहीं है, इन चार में से बताओ भाई। अब एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे, और जो सही मेल नहीं है हमें ये भी बताना पड़ेगा कि फिर उसका सही मेल क्या है। तो यहाँ पर एक एक करके हमें सारे चेक करने पड़ेंगे भाई। सबसे पहला है अब्दुल रहमान, क्या इसका संबंध अमीर रासो से है? अब याद रखेंगे ये क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच्ड वाला पूछ रहा है, यानी कि गलत
वाला जो पेयर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो हमीर रासो है इसका ऑथर अब्दुल रहमान नहीं है। हमीर रासो का ऑथर कौन है, आप में से अगर कोई बताना चाहे कमेंट कर दीजिएगा। हमीर रासो एक राजपूत हीरोइक टेक्स्ट है। रणथंबोर के एक राजा हुआ करते थे हमीर देव, उनके बारे में ये एक है। तो ऑथर का जो संबंध है, जो एट्रीब्यूशन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी क्लियर है कि अब्दुल रहमान का नाम इसके साथ संबंधित नहीं है। ठीक है। बाकी चंद्रबर दाई पृथ्वीराज रासो बिल्कुल करेक्ट है। एक और याद रखिएगा, जगनिक, जगनिक किससे संबंधित है, आलाखंड से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर नरपति नल का भी नाम दिया गया है जिसका संबंध विसल देव रासो से है। तो ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टीज फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली का, यानी कि जो आज का दिल्ली है, इन दी 8th सेंचुरी। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी शताब्दी में दिल्ली का, जिसे हम आज का दिल्ली कहते हैं, इस नगर की स्थापना करी थी। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सभी को ये तोमर वंश का नाम इस कॉन्टेक्स्ट में रटाया जाता है कि भाई 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, यानी कि दिल्ली सिटी की फाउंडेशन रखी गई थी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जैसे कि अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, ये दिल्ली को डेवलप करने का श्रेय उनको दिया जाता है। जो लाल कोट फोर्ट है वो इन्होंने बनवाया था, जो दिल्ली का सबसे शुरुआती फोर्टिफिकेशन है। फिर बाद में क्या हुआ, चौहानों ने तोमर्स को हराकर दिल्ली को ले लिया और फिर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के रूलर बनते हैं। तो याद रखिएगा, तोमर कौन है, दिल्ली का, यानी कि दिल्ली के फाउंडर। फिर चौहान क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है, फिर दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाती है, कुतुब कॉम्प्लेक्स बनता है, वो सारी हिस्ट्री है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि परमार वंश का नाम दिया गया है, ये आपको पता है, ये मालवा रीजन जो एमपी के अंदर पड़ता है वहां के रूलर थे। ऐसे ही सोलंकी वंश का भी यहाँ पर नाम दिया गया है, ये गुजरात, गुजरात के अंदर जो अनहिलवार वाला रीजन है ये वहां से संबंधित है। और चौहान के बारे में हम पीछे डिस्कस करके आए थे, ये दिल्ली के लेटर रूलर्स हैं, तो इनको आप फाउंडर्स नहीं बोलेंगे, ये फाउंडर्स नहीं है दिल्ली के। ठीक है। तो एक और सवाल जो मैंने अभी यहाँ पर आपको अनंगपाल तोमर से रिलेटेड बताया था, लाल कोट। ठीक है। लाल कोट का कभी भी आपको रेफरेंस मिले तो ये सबसे शुरुआती वाला दिल्ली का किला है। और अगर आपसे कुतुब मीनार एरिया वाला पूछा जाए तो वो लेटर सल्तनत डेवलपमेंट के रूप में देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जेजाक भुक्ति, किसका प्राचीन नाम था। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा इस सवाल का आंसर। क्या नाम है, जेजाक भुक्ति वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। ये एक्चुअली में बुंदेलखंड रीजन का प्राचीन नाम हुआ करता था, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। अब ये नाम आया है जेजा, यानी कि जेजक, जो चंदेल रूलर हुआ करते थे उनका नाम था। और भुक्ति क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, ये प्रांत हुआ करते थे भुक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, जेजा का रीजन। तो ये एरिया आज के उत्तर प्रदेश, जहां पर झांसी और महोबा वाला रीजन है ना, वहां पर नजर आएगा। मध्य प्रदेश का जो खुजराहो वाला रीजन है ये वहां पर नजर आएगा। तो बुंदेलखंड का आप लोगों को ये जेजा भुक्ति नाम याद रखना है, प्राचीन। अब इसकी काफी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि डायनेस्टी। तो चंदेल डायनेस्टी का भी लिंक मैं बताकर आया था, खुजराहो मंदिरों के लिए ये आपका फेमस है। ठीक है। बघेलखंड हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश का एक अलग रीजन है। मालवा भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये उज्जैन वाला एरिया है, मतलब एमपी का जो वेस्टर्न एरिया है। यहाँ पर हम विदर्भ को भी एलिमिनेट कर देंगे, ये महाराष्ट्र रीजन के अंदर आपको नजर आएगा। तो ये बाकी सारे हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये जो भुक्ति टर्म है, इस भुक्ति टर्म को लेकर प्लीज क्लैरिटी रखिएगा, ये गुप्त और जो बाकी की एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थी ना उसके रूप में जानी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट अभी दंगदेव वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, दंगदेव किस वंश के शासक थे। चार आपको ऑप्शन दिए गए। दंगदेव चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे, पहली चीज जो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उससे तो चलो क्लैरिटी मैंने दे दी।
अब ये जो चंदेल है इन्होंने रूल किया था, मैंने आपको बताया था ना बुंदेलखंड रीजन के अंदर, और बुंदेलखंड रीजन को अभी मैं पीछे क्या बताकर आया था, जेजाक भुक्ति नाम बताकर आया था ना, तो बस उसी से हमें लिंक करना था। जहां पर आपको दंगदेव का नाम सुनने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पर विद्याधरा का नाम सुनने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पर यशोवर्मन का नाम सुनने मिलता है, और ये सारे के सारे रूलर्स के समय में ही जो मंदिर है उनका बहुत बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन हुआ था। जो खजुराहो टेम्पल थे वो इसी समय पर अपने पीक पर थे। ठीक है, तो चंदेल ऑफ जेजा भुक्ति से आप दंगदेव को लिंक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी? पुंड्रवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन, बताइए भाई, फिर से एक रीजन का आपको लिंक यहां पर दे दिया गया है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो नॉर्थ बंगाल के अंदर लोकेटेड था। तो यहां पर मैं किस ऑप्शन को पिक करूंगा? ए ऑप्शन को। तो इस रीजन के अंदर जो आज का आपका वेस्ट बंगाल है ना, उसका नॉर्थन वाला पार्ट कवर होगा। बांग्लादेश का भी कुछ इसके अंदर क्षेत्र था, लेकिन एंशियंट टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन हमें मिलता है आपका पुंड्रवर्धन भुक्ति। अब आप पूछेंगे पुंड्र मतलब होता है एंशियंट ट्राइब, मतलब वो रीजन का नेम है, और भुक्ति मतलब क्या होता था वो अभी मैंने पीछे बताया था, प्रोविंस। तो मतलब क्या हुआ कि पुंड्र रीजन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो नॉर्थ बंगाल यानी कि उत्तरी बंगाल से इसका आप लोगों को लिंक याद रखना है। तो कई सारा मतलब बंगाल का ना डिवीजन हमें याद रखना होता है, जैसे कि पूरे बंगाल को अगर डिवीजन करके मैं बताऊं, जो कि उस समय पर डिवीजन यूज हुआ करता था, उसमें आपका गॉड आया करता था, इसमें आपको वंग नजर आता है, और एक और रीजन हुआ करता था जिसको कहा करता था ये वाले ऑप्शन में पुंड्र। ठीक है, ये डिवीजन हुआ करता था पहले बंगाल वाले रीजन का। तो ये स्टैटिक जीके में बार बार रिपीट होती है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी? पाल वंश के संस्थापक का नाम बता दीजिए। अगेन बहुत ही रिपीटेड सवाल, और मैं इसको इजी कैटेगरी का सवाल कहूंगा। तो यहां पर फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति थे गोपाल। पाल डायनेस्टी के फाउंडर इज गोपाल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, वो गोपाल एक तरीके से इलेक्टेड राजा थे, यानी कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा जो कि लोगों ने चुनकर भेजा हो। मतलब मैं इनको क्या कह रहा हूं? इलेक्टेड किंग, लोगों के द्वारा चुना गया राजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बंगाल में अनारकी यानी कि एक तरीके से अशांति चल रही थी, तो लोगों ने मिलकर गोपाल को राजा बनाया, और इसीलिए पालास का जो उदय है ना, वो लोगों की सपोर्ट के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो गोपाल फाउंडेशन रखता है। गोपाल के बाद इस पाल वंश की जो कमान है वो कौन संभालता है? धर्मपाल। धर्मपाल के बाद कौन आता है? देवपाल। तो इतना याद रखिएगा, ये तीन लिंक याद रखिएगा। मतलब धर्मपाल, ये जो देवपाल है, ये एक तरीके से इनका पीक पीरियड था यहाँ पर। ठीक है, तो धर्मपाल वाला ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। इन्होंने एक्सपेंशन किया लेकिन फाउंडर नहीं है। हम यहाँ पर देवपाल को एलिमिनेट कर देंगे, एम्पायर पीक पर ले जाने का काम इन्होंने किया था। और रामपाल वाला हम ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये बाद के रूलर हैं जब डिक्लाइन हो गया था इनका। ठीक है, तो याद रखेंगे ओनली डायनेस्टी विद इलेक्टेड किंग, जिसने किसी डायनेस्टी के राजा को खुद चुना था लोगों ने, तो वो थे पाल। और वो फाउंडर कौन थे? वो थे गोपाल। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द सोमपुर महाविहार? निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? आप लोगों को पता है क्या? पहली चीज, ये लोकेटेड कहां पर है? तो आज के बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड है ये, पहाड़पुर के अंदर। और जिसके द्वारा बनवाया गया था वो थे धर्मपाल, जिनके बारे में अभी हम पीछे डिस्कशन करके आए थे। तो सोमपुर महाविहार बनवाने का काम धर्मपाल के ऊपर हमें पिक करना है। कहाँ पर लोकेटेड है वो मैंने बताया कि प्रेजेंट बांग्लादेश के अंदर पहाड़पुर के अंदर ये लोकेटेड है। और एक ये बहुत ही ह्यूज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, और एक प्रकार से यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स भी है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। नालंदा और विक्रमशिला की तरह एक मेजर
शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पूरी बुद्धिस्ट विश्व से स्टूडेंट्स यहाँ पर आया करते थे। ठीक है, कुमार गुप्त वाला ऑप्शन हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। कुमार गुप्त नालंदा के फाउंडर है गुप्ता पीरियड के अंदर। ठीक है, हर्ष को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, ये बुद्धिस्ट पैट्रन थे, बट इन्होंने ये सोमपुर नहीं बनवाया था। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर विजय सेन को भी एलिमिनेट कर देंगे, ये सेन डायनेस्टी के रूलर है। ओके, तो ये बेसिक बातें हमें याद रखनी है। तो पालास का कभी भी आपको नाम सुनने मिले तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बिल्डर्स के रूप में पालों को जाना जाता है। जैसे नालंदा को रिवाइव करा, विक्रमशिला को बनवाया या फिर सोमपुरा को बनवाया, तो ये सब काम इनके द्वारा कराए गए थे। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? अगेन आसान सवाल है, पेपर में बहुत रिपीटेड पूछा जाता है, लेकिन जिस सीक्वेंस में, जिस तरीके से, जिस लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूं, उसमें आप लोगों के लिए ये बहुत आसान होता जा रहा है। अभी मैं पीछे धर्मपाल के ऊपर बात करके आया था, तो इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, जो कि कहां पर लोकेटेड है? बिहार के भागलपुर वाले रीजन के अंदर है। और ये क्यों बनवाया गया था? क्योंकि नालंदा में डिसिप्लिन इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए एक नया एलिट यूनिवर्सिटी स्थापित करा गया विक्रमशिला के नाम से। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, तांत्रिक बुद्धिज्म का इसको मेजर केंद्र माना गया, ये भी याद रखिएगा। तांत्रिक बुद्धिज्म का इसको मेजर केंद्र माना गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां पर आया करते, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोपाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पाल डायनेस्टी के फाउंडर हैं, बट लेकिन इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई है। मैंने देवपाल को लेकर बताया था कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक्सपेंशन किया था पाल डायनेस्टी का, और फिर महिपाल ये लेटर रूलर के रूप में जाने जाते हैं। तो नालंदा वर्सेस विक्रमशिला कंपैरिजन हमें क्लियर होना चाहिए। नालंदा जो है वो पुरानी है, और विक्रमशिला जो है वो और ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, और वो एलिट दर्ज की है। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ विक्रमशिला। महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करी गई थी? अभी मैं पीछे भी डिस्कस करके आया हूं, यहां पर हमें क्या इसको लेकर कंफ्यूजन होगा? आप सभी लोग एक ही स्वर में कहेंगे कि जी पाल डायनेस्टी, आंसर कर दीजिए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल डायनेस्टी के रूलर स्पेशली कौन? धर्मपाल, इनके द्वारा करी गई थी। और ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने इनडायरेक्ट पूछ लिया है, क्योंकि पिछले सवाल में इन्होंने रूलर पूछा था, जो कि हमने धर्मपाल आंसर किया था, और यहाँ पर इन्होंने डायनेस्टी पूछ ली है। ये पाल डायनेस्टी है, तो इसलिए कंफ्यूजन हमें अवॉइड करना है। जो रूलर है वो धर्मपाल है, जो डायनेस्टी है वो पाल डायनेस्टी है। ठीक है, अब पाल डायनेस्टी की इंपॉर्टेंस हम पीछे भी जान चुके हैं कि ये बुद्धिज्म के काफी स्ट्रॉन्ग संरक्षक थे, स्ट्रॉन्ग पैट्रॉन थे। स्पेशली जो महायान वाला सेक्ट है, और इसके अलावा जो वज्रयान वाला सेक्ट है, इनके ये काफी स्ट्रॉन्ग पैट्रन के रूप में जाने जाते हैं। विक्रमशिला बनवाई, सोमपुरा बनवाई, नालंदा को रिवाइव करा, तो ये सारे बड़े काम है इनके नाम पर। बाकी यहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी का नाम दिया गया है, ये किसकी डायनेस्टी है? आप सभी को पता है, ये हर्ष की डायनेस्टी थी। यहाँ पर वर्मन डायनेस्टी का नाम दिया गया, ये कौन से रीजन के अंदर हुआ करती थी? ये असम वाले रीजन के अंदर काफी फेमस थी। यहाँ पर सेन डायनेस्टी का नाम दिया गया, ये बाद के बंगाल के रूलर थे। ब्राह्मणिकल रिवाइवल जब बंगाल के अंदर हुआ था। तो पालास का नाम सुनेंगे तो याद रखिएगा, ये लास्ट मेजर बुद्धिस्ट रूलर्स थे भारत के, और इनके बाद बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन है वो और तेजी से होने लग जाता है। ठीक है, इन विच मॉडर्न डेज स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज लोकेटेड? यानी कि आधुनिक भारत के किस राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? अभी पीछे बता कर आया था, आज के बिहार राज्य के अंदर लोकेटेड है, और मैंने आपको भागलपुर का भी नाम बताया था, है ना? तो ये अंतिचक विलेज करके एक पड़ता है, वहां पर ही आपको नजर आएगी। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो झारखंड को आंसर लगा देता है, लेकिन आंसर क्या है? इसमें बिहार है, एक्चुअल लोकेशन जो है। ठीक है, नालंदा की जो लोकेशन कहां पर है? बिहार में। विक्रमशिला की लोकेशन कहां पर है? बिहार में। उदंतपुरी की लोकेशन कहां पर है? बिहार में।
मतलब मध्यकालीन एजुकेशन का हब हुआ करता था ये बिहार वाला रीजन। समझ रहे हैं? बाकी मध्य प्रदेश हम यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर देंगे, कोई वैसे मेजर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वहां पर है नहीं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। अभी आपको आइडिया लग गया होगा ना, क्योंकि यही तो फायदा है कि हम इसको सीक्वेंस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो सवाल में कीवर्ड है अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल। अब इस पीरियड में मेजर जो केंद्र हुआ करते थे वो नालंदा हुआ करता था। वहां पर आपको विक्रमशिला का नाम सुनने मिलेगा और वहां पर आपको ओदंतपुरी का नाम सुनने मिलेगा। लेकिन तक्षशिला ये एंशिएंट पीरियड का सेंटर था, जहां पर मॉडर्न और प्री मॉडर्न समय की हम बात करते हैं। लेकिन मध्यकालीन काल यानी कि मेडिवल पीरियड तक डिक्लाइन हो चुका था तक्षशिला का। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट द सेंटर के रूप में तक्षशिला। ठीक है, तो आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगेन एक बहुत ही रिपीटेटिव सवाल के रूप में ये चीज आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन लिंक कर करके चीजें करा रहा हूं। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन रखने का काम है उसमें आपको दंती दुर्ग का नाम याद रखना है। बहुत ही आसान भी है और बहुत ही रेगुलर पूछे जाने वाला सवाल है। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। शुरुआत में राष्ट्रकूट चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन ये दंती दुर्ग है जिन्होंने चालुक्य किंग को हराया और अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर की स्थापना करी। इनके कई सारे सक्सेसर में कई सारे इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जैसे कि कृष्णा वन, ये एक फेमस सक्सेसर है दंती दुर्ग के। कैलाश टेम्पल अरोला इनके नाम से संबंधित है। ऐसे ही हम अमोघ वर्ष का नाम सुनते हैं, कल्चरल पीक पे था इस समय पर राष्ट्रकूट एम्पायर। ठीक है, तो अमोघ वर्ष यहां पर हम एलिमिनेट कर देते हैं। ग्रेटेस्ट रूलर है आपके राष्ट्रकूट एम्पायर के, लेकिन फाउंडर नहीं है। दंती दुर्ग हमने फाउंडर कह दिया। ध्रुव यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, देखो ये एक्सपेंशन रूलर है, इन्होंने एक्सपेंशन करवाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। और कृष्णा वन भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित है, मंदिर इन्होंने बनवाए, लेकिन ये फाउंडर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कल को जो एलोरा का कौन सा टेम्पल, कैलाश टेम्पल, ये बहुत डिस्कशन हम करते हैं ना, ये राष्ट्रकूट्स ने ही बनवाया और स्पेशली कृष्णा वन ने बनवाया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का जो हम एसोसिएशन है वो दक्कन वाले एरिया के साथ लिंक करते हैं, वहां पर इनकी पावर हुआ करती थी। ठीक है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करने वाले इन चार में से आप लोगों को भी नाम बताना है। पहले तो आप लोग मुझसे पूछोगे कि ये होता क्या है, तो ये एक वैदिक रिचुअल है हिरण्य गर्भ, जिसमें जो राजा है ना वो सिंबॉलिकली दोबारा से पैदा होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। तो अपने आप को क्षत्रिय स्टेटस जस्टिफाई करता है ये। मतलब अपनी पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है ना उसका गेन करने के लिए ये एक तरीका है, एक टूल है। तो यहां पर जो ये दंती दुर्ग है, इसने इस हिरण्य गर्भ जो रिचुअल है इसको परफॉर्म किया था। ये क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रकूट ओरिजिनली नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड से थे, लेकिन इस रिचुअल के थ्रू उन्होंने अपना जो रॉयल स्टेटस है उसको लेजिटिमेट कर लिया। ठीक है, मयूर शर्मन को हम यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के फाउंडर हैं, आपने सुना होगा कादम्ब डायनेस्टी, उसके ये फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। हरिश्चंद्र का यहाँ पर एक राजा दिया गया है, ये एक मिथोलॉजिकल राजा के रूप में जाने जाते हैं। और हर्ष के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, पुष्यभूति रूलर है। तो इस प्रकार का रिचुअल इनके साथ हम एसोसिएट होता हुआ नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन अ मिलिट्री कैंप इन कोर्स ऑफ हिज फादर्स कैंपेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियान के दौरान सैन्य शिविर के अंदर जन्म लेता है। तो यहाँ पर जो अमोघ वर्ष
वन की हम बात कर रहे हैं, जो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट है, इसका जन्म ना मिलिट्री कैंप के अंदर हुआ था, जब इनके फादर एक कैंपेन के ऊपर थे। तो एक ये रेयर हिस्टोरिकल डिटेल है जो एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अमोघ वर्ष पर बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर में जाना जाता है। इनकी कैपिटल कौन थी? मयंखेत हुआ करती थी। मयंखेत ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। कल्चर को संरक्षण देने वाले यूथ थे, जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, कन्नड़ लिटरेचर को इन्होंने काफी प्रमोट किया था। तो याद रखना है हमें। द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वॉज, प्रतिहार वंश का महानतम जो राजा था, इन चार में से बताइए वो कौन था? अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पीछे डिस्कस करके आया था ना, मैं आपको नहीं किया था। ये नेक्स्ट साइकिल है, ये नेक्स्ट वाला रूलर है। तो कभी भी अगर प्रतिहार का जिक्र हो तो मेहर भोज, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिए गए, इनको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में जाना जाता है। अब इनको ना एक टाइटल दिया गया था। क्या आप में से कोई बताएगा कि मेहर भोर जो कि एक ग्रेटेस्ट प्रतिहार रूलर के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने कौन सा टाइटल लिया? तो इन्होंने अपने आप को ना विष्णु का अवतार बताया, आदि वराह। जिसको मैं क्या कह सकता हूं? विष्णु का अवतार। तो ये आप मेहर भोज के साथ एसोसिएट कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी मेहर भोज के नाम पर है। जैसे कि मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जो अरब से इन्वेजन होते थे उनको सक्सेसफुली रोकने का काम मेहर भोज ने किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर कंट्रोल मेंटेन किया इन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया को जितने भी विदेशी इन्वेजन्स हुआ करते थे, आक्रमण हुआ करते थे, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। और जो एक आपने ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल है, जो त्रिपक्षीय एक लड़ाई है, उसमें इनका मेजर रोल था। तो यहां पर हम मेहर भोज को आंसर करेंगे। ठीक है। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद अडोन द कोर्ट ऑफ महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे? ये एक अच्छा सवाल है भाई। हेमचंद्र का जब कभी भी जिक्र होता है ना, तो एक बड़े और एक ग्रेट जैन स्कॉलर थे, जो कि कुमारपाल के दरबार में रहा करते थे। अब इनका रोल क्या था? इनका रोल ऐसे है कि जो व्याकरण है, ग्रामर है, जो फिलॉसफी है, पॉलिटी है, इन सबके ऊपर इन्होंने लिखा है। और जिन कुमार पाल के दरबार में ये थे, तो कुमार पाल को जैन धर्म अडॉप्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करने का काम ही इन हेमचंद के द्वारा करा गया था। ठीक है। तो अगर कभी भी इनका नाम आए तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि इनका कनेक्शन गुजरात तक है, कि भाई गुजरात के अंदर जैन धर्म का फैलाव करने के लिए हेमचंद को ही एक प्रकार से रीजन माना जाता है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग अ न्यू संवत? निम्नलिखित में से किसे नए संवत की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? सभी लोग आंसर कर देंगे, लेकिन एक नई सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। आपको पता है जो लक्ष्मण सेन है उनको नए संवत, कौन सा संवत? लक्ष्मण एरा, इसको स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, लक्ष्मण लिख देता है, और लक्ष्मण के बाद आप एरा लगा दीजिएगा। इसको स्टार्ट करने का क्रेडिट किया जाता है। अब आप में से पूछोगे कि जी ये जो संवत है, ये संवत क्या होता है? ये कैलेंडर सिस्टम होता है, एक एरा सिस्टम होता है, कि भाई जो राजा है वो अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए इसको स्टार्ट करता है। तो लक्ष्मण सेन जो कि सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, वो इसको शुरू करता है। ठीक है। द लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? अभी पीछे आपको हिंट दे दिया था ना मैंने, लक्ष्मण सेन का भी नाम बताया था। लक्ष्मण संवत की शुरुआत सेन डायनेस्टी के द्वारा करी गई थी। बंगाल के रूलर थे, पिछले सवाल में ऑलरेडी मैंने बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, नाम क्या है? राजशेखर, वॉज इन द कोर्ट ऑफ, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर, बताइए इन चार विकल्प में से किसके दरबार में थे? इंपॉर्टेंट भी है और ये बड़ा नाम भी है। तो राजशेखर एक फेमस संस्कृत से संबंधित कवि हैं, जो कि महेंद्र पाल वन इनके दरबार में थे। और राजशेखर ने कई सारे इंपॉर्टेंट ड्रामा भी लिखे, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कपूर मंजरी,
ये इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट ड्रामा लिखा गया है, काव्य मीमांसा एक इनके द्वारा लिखा गया है। मैं भी लिख देता हूं उसका भी नाम। ये भी इन्हीं के द्वारा, क्या नाम है, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रतिहार कोर्ट के दरबारी कवि थे। मेडिवल लिटरेचर में कोर्ट पोइट का रोल इंपॉर्टेंट हुआ करता था। राजा अपने आप को ग्लोरीफाई कराने के लिए, अपनी ग्लोरी को प्रमोट करने के लिए लिटरेचर का ही यूज करा करते थे, जहां पर राजशेखर ने काफी हेल्प करी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन दी काकतीय किंगडम? काकतीय राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? अगेन एक इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट है। जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि भाई काकतीय जो डायनेस्टी है वो कहां पर रूल करती है, तो हमें पहले रीजन पता होना चाहिए कि भाई आज का जो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ये वहां पर रूल करा करते थे। और यहाँ पर इस डायनेस्टी का एक मेजर जो सी पोर्ट हुआ करता था वो हुआ करता था मोटुपल्ली। ठीक है। और ये मोटुपल्ली पोर्ट से ही जितना भी विदेशी व्यापार है वो हुआ करता था। स्पेशली जो घोड़े हुआ करते थे ना, उनको ये लोग इंपोर्ट करा करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हॉर्स। इनको क्या कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हॉर्स इंपोर्टिंग यहाँ से चल रही थी। ठीक है। तो ट्रेड की इंपॉर्टेंस आपको पता है। मेडावल इंडिया में जो बंदरगाह थे उससे ही पूरी इकोनॉमी चलती थी, उनकी इकोनॉमी की बैकबोन हुआ करते थे। और साउथ इंडिया के किंगडम्स अपना जो समुद्री वाला व्यापार है उसको हमेशा से स्ट्रांग रखते थे। ठीक है। दी गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाई गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना बताइए इन चार विकल्प में से किसके द्वारा करी गई? पीछे भी हमने इस पर बात करी थी, सेम बात यहाँ पर है, लेकिन इस बार मैंने आपसे फाउंडेशन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है। तो नागभट्ट याद रखना है, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी की फाउंडेशन रखी। इसका उदय आप 8th सेंचुरी के अंदर देखते हैं। जितने भी अरब की साइड से इन्वेजन होते थे उनको रोकने का काम सिंध के बाद आगे बढ़ने नहीं दिया इन्होंने कभी भी अरब इन्वेजन को। और इस डायनेस्टी का नाम प्रतिहारा इसलिए भी पड़ा क्योंकि लक्ष्मण जो कि राम जी के भाई थे, उनको ये अपना एंसेस्टर्स मानते थे। लक्ष्मण मतलब प्रतिहर, डोर कीपर, जो ध्यान रखता है। तो ये भी आपसे सवाल कल को ही पूछ सकता है। Who among the following was not a part of tripartite struggle? यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे इन चार में से कौन? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर जिसको ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कहते हैं, ये पावर को पाने का स्ट्रगल था। कौन सी जगह को पाने के लिए? कन्नौज को पाने के लिए। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें प्रतिहारा भी शामिल थे, इसमें पाल भी लड़ रहे थे, और इसमें राष्ट्रकूट भी लड़ रहे थे। लेकिन इसके अंदर चोलाज नहीं थे, उनका कोई रोल नहीं था। अब आप बोलेंगे कि जी कन्नौज के अंदर ऐसा क्या हो गया था? देखो, हर्षवर्धन के बाद जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है उसका वो केंद्र बन गया था। क्योंकि जो कन्नौज को कंट्रोल करेगा मतलब वो नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रिपरटाइट मतलब 3 पावर। नेक्स्ट है महोदय। महोदय इज एन ओल्ड नेम ऑफ, बताइए इन चार विकल्प में से कि महोदय किसका प्राचीन नाम था? नाम सुना आपने सबने, लेकिन ये मेंशन्ड है। तो महोदय एक्चुअली कन्नौज का एंशंट नाम हुआ करता था। कन्नौज की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यही है कि वो हर्ष की राजधानी थी। जो पर्टाइट स्ट्रगल का जो केंद्र है वो कन्नौज था। मेडवल उत्तरी भारत का प्रेस्टिजियस शहर कन्नौज हुआ करता था। तो कन्नौज हो या फिर महोदय हो या फिर एक और नाम दिया जाता है, इसको कन्यक भुज भी कहा जाता है। कन्यक याद रह जाएगा, इसके साथ उपज याद रख लीजिएगा, उपज, कन्या भुज, कन्नौज करके वो क्लियर आपको कर देगा। ठीक है। इलाहाबाद आपका क्या है? वो प्रयाग है। खजुराहो भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, वो चंदेलोक का टेम्पल सिटी है। पटना आपको पता है ये आपका पाटलिपुत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज नगर महोदय श्री? नगर महोदय श्री कहा जाता था निम्नलिखित में से बताइए किसको? गलत तो नहीं करेगा कोई? अरे हम यहाँ पर कन्नौज की ही बात कर रहे हैं। ये महोदय, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। एक एक ऑनरिफिक
टाइटल है, मतलब ये एक प्रेस्टिजियस टाइटल है जो कि इस कन्नौज की प्रोस्पेरिटी, इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इसकी कल्चरल रिचनेस, इन सभी को दर्शाता है। और कन्नौज की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले वाले सवाल के अंदर। हर्ष की कैपिटल, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का केंद्र एंड ऑल। Who among the following granted financial aid for the restoration of a demolished mosque in Khambat? निम्नलिखित में से किसने खंबत में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? एक अगेन इंटरेस्टिंग सवाल और एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहां पर आपको ये जयसिंह सिद्धराज का नाम दिया गया है, इनको याद रख लीजिएगा। इन्होंने खंबा, जिसको हम कैम्बे के नाम से भी जानते हैं, वहां पर एक डिमोलिस्ड मॉस्क था, उसके रिस्टोरेशन के लिए हेल्प करी थी, पैसे वगैरह दिए थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेडिवल रूलर्स में रिलीजियस टॉलरेंस हुआ करती थी। हिंदू राजा होने के बावजूद इन्होंने मस्जिद को रिबिल्ड करवाया। खंबत, जिसे हम कैम्बे भी कहते हैं, वो गुजरात का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हुआ करता था। इंटरनेशनल जितनी भी ट्रेड्स हुआ करते थे उसका केंद्र वो हुआ करता था। तो यहाँ पर जयसिंह सिद्धराज का नाम याद रखिएगा इस काम के लिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी? परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए भाई इन चार विकल्प में से। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपने उपेंद्र का नाम सुना है, जो कि आपको यहां पर नहीं नजर आ रहा है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। लेकिन अब आप बोलोगे कि जी ये कौन है, तो ये है कृष्णराज, जिनका लिंक आप इस उपेंद्र से भी कर सकते हैं। इनको परमार डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। अभी परमार डायनेस्टी कहां पर रूल करती है, मैंने अभी पीछे बताया था, एमपी मालवा रीजन के अंदर ये रूल करते हैं और इसके कई सारे रूलर फेमस हैं, जैसे कि भोज, ये परमार डायनेस्टी के ही रूलर है। जैसे कि मुंज, ये भी परमार डायनेस्टी के रूलर है। और जैसे कि उदयदित्य। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो कि काफी फेमस है। ठीक है। किंग भोज रूल्ड ओवर, राजा भोज किस क्षेत्र पर शासन करते हैं? अब ये कोई गलत नहीं करेगा, अभी पीछे मैं आपको आइडिया देकर आया हूं। ये धार रीजन पर रूल करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर जी ये तो नहीं बताया था। देखो, राजा भोज ने धार यानी कि धार नगरी, इस पर रूल किया। और ये भोज कौन सी डायनेस्टी से थे, ये मैंने आपको बताया था, परमार। परमार डायनेस्टी से सबसे फेमस रूलर थे, जिनकी कैपिटल थी ये धार, जो आज का आपका एमपी वाला धार है। ठीक है। Who amongst the following wrote a book on artificial scientific equipments? यानी कि निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर पुस्तक लिखी थी? तो अगेन एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इसमें भी आपको भोज का ही नाम याद रखना है। तो राजा भोज ने एक बुक लिखी थी जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिफिशियल डिवाइसेस पर संबंधित थे। तो सिर्फ राजा नहीं थे, ये एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, एक राइटर थे, और इनकी कई सारे इंपॉर्टेंट काम भी हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट काम आपसे पूछा भी जाता है, समग्र गण सूत्रधार, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है। सैम करके याद रख लेंगे, ए करके याद रख लेंगे, एंड गन लिख दीजिएगा, समर गन सूत्रधार। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर अपनी आर्किटेक्चर और मशीन्स के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो ये काफी पढ़े लिखे और उस तरीके के विजनरी इंसान थे। द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज, भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठी देवी है वो बताइए कौन है? तो पहले तो ये जो भोजशाला टेम्पल है, ये आपका सवाल इन्होंने डेटी से रिलेटेड पूछा है, तो इनको विद्या की देवी कहा जाता है, यानी कि गॉडेस सरस्वती। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो लिंक हो जाएगा। और ये लोकेटेड कहां पर है? ये एमपी के धार में ही लोकेटेड है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शिक्षा का केंद्र है, लर्निंग केंद्र है, संस्कृत स्टडी का ये मेजर हब है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। Who among the following was not a king of परमार डायनेस्टी? अभी पीछे मैं परमार डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आप लोगों को बताकर आया था। अब यहाँ पर उपेंद्र दिया गया है, ये आपके रूलर थे। मुंज के बारे में मुंज के बारे में दिया गया है, ये भी एक रूलर थे। उदयित्य, ये भी एक रूलर थे, लेकिन यहाँ पर गंगदेव का नाम दिया गया है।
ये परमार डायनेस्टी के रूलर नहीं थे, ये एक्चुअली में बिलोंग करते थे त्रिपुरी डायनेस्टी से, जिसको कालाचुरी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी डायनेस्टी है। ठीक है, तो परमार डायनेस्टी के फाउंडर उपेंद्र, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। मुंज, भोज, उदयदित्य, ये सारे के सारे परमार डायनेस्टी के रूलर्स हैं। द ऑथर ऑफ गॉड वहो वॉज, गॉड वहो के ऑथर का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो नाम है, सबसे पहले मैं उनका नाम बताता हूँ, वाकपति। ये इस गॉड वहो के ऑथर है, जो कि एक प्रकृत में लिखी गई एपिक पोयम है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, कल को ये भी पूछा जा सकता है। प्रकृत एपिक पोयम है। इसमें डिस्क्राइब करा गया है कि जो किंग यशोवर्मन थे, जो कन्नौज के रूलर थे, उनकी कैसे विक्ट्रीज रही, तो वो उस पर आधारित है। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म अर्घट रेफर्स टू व्हाट? मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में अर्घट शब्द का अर्थ बताइए, इन चार विकल्प में से क्या है? ऐसे रेफरेंस हमसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है वाटर व्हील, यानी कि पानी उठाने वाला जो यंत्र है, जिसको हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि कोई कुआं है, कोई रिवर है, उससे पानी को ऊपर लाने का जो काम करता है, एग्रीकल्चर में इसको यूज करा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर व्हील यूज्ड फॉर इरिगेशन है, इसको आप अर्घट से लिंक करके याद रखेंगे। ठीक है, मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई है, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ लिस्ट 1 है, एक दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। इधर रूलर्स हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ से रूल करते थे। पहला है प्रतिहार। प्रतिहार का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को कन्नौज से बताया था। तो ए का 4 होना चाहिए भाई। चोल का संबंध किससे था? तंजौर से था, तो इसको हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। ये आपका 1 आ जाएगा, 4 1। तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, फिर यही रहेगा आपका। और फिर परमार के बारे में बताया मैंने, ये धर के साथ लिंक्ड है, तो ये आपका थर्ड। और सोलंकी आपका इधर आ जाएंगे। अच्छा, ये डी करना चाहिए था ना मेरे को, आपके अनिल बड़ा से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे, यानी कि ज्यूरिस्ट कौन थे? अब आप लोग कहोगे कि जी मतलब देखो, कई सारे नाम हम यूज करते हैं, कई सारे नामों का हम जिक्र करते हैं। फेमस ज्यूरिस्ट मतलब जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, कानून की उनको बहुत ज्यादा समझ है। तो एक एक करके नाम देखते हैं। यहाँ पर विज्ञानेश्वर का नाम दिया गया है, हिंदू लॉ के बारे में ये जानते थे। मिताक्षर इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सही है। हिमाद्री का नाम दिया गया है, ये भी एक अच्छे लॉ एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। लीगल और रिलीजियस टेक्स्ट पर इनको ज्ञान प्राप्त था। बाकी यहाँ पर राजशेखर का नाम दिया गया है। राजशेखर के बारे में भी मैं पीछे बात करके आया था ना, ये कौन थे? ये पोइट थे। बाकी जीमूत वाहन, ये भी एक लॉ एक्सपर्ट के रूप में जाने जाता है। दया भाग स्कूल से इनका संबंध रहा है। ठीक है, विच वर दी 3 डायनेस्टीज एंगेज्ड इन ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल? चोल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पाला रहेंगे, गुर्जर रहेंगे, राष्ट्रकूटा रहेंगे। क्या मैंने सही करा है भाई? ये मैंने बिल्कुल सही करा है। ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल में 3 डायनेस्टी थी, पाल थे, गुर्जर प्रतिहारा थे एंड राष्ट्रकूट थे। जो चोलास इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। तो यहाँ पर ये 2 3 4 वाला सी ऑप्शन चला जाएगा। कंसीडर दी फॉलोइंग फेयर्स, एक तरफ फेमस प्लेस दिया गया है, दूसरी तरफ उनका रीजन दिया गया है, और ये पूछ रहे हैं कि बताइए कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। बोध गया दिया गया है। बोध गया का संबंधित जो रीजन है, क्या वो बुंदेलखंड के अंदर है? जी नहीं, ये तो बिहार के अंदर है ना यार। तो पहला वाला हमारा यहाँ पर गलत हो गया, तो इसकी वजह से हमने ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन भी हटा दिया। दूसरा है खुजराहो। खुजराहो को उन्होंने बुंदेलखंड के साथ लिंक करा है, ये बिल्कुल सही है। चंदेल रीजन, खुजराहो, बुंदेलखंड वाली बात मैं बता कर आया था आपको। तीसरा है शिरडी। शिरडी को उन्होंने विदर्भ के साथ लिंक कर दिया है, तो हमें ये गलत करना पड़ेगा। शिरडी महाराष्ट्र में है, विदर्भ में नहीं है। नासिक को इन्होंने मालवा के साथ लिंक कर दिया है, ये भी गलत हो गया। नासिक महाराष्ट्र में है और मालवा एमपी में है।
फिर उन्होंने तिरुपति का लिंक किससे किया है? रायलसीमा से। तो आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर है ये वाला भी ठीक है। तो दूसरा और पांचवा ठीक है भाई यहाँ पर, इसीलिए सी वाला ऑप्शन सही जाएगा इसमें। ठीक है, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। आपका ये जो एंशंट हिस्ट्री हमने शुरू किया था, ये हो चुका है हमारा डन। इसकी सारी की सारी क्लासेस मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको दे रखी हैं, उनको आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मेरे ऐप पर आपको मिल जाएंगी। इनके क्विज भी अगर आपको चाहिए वो भी मेरे ऐप पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे ऐप पर जाना है। ये मेरा एप्लीकेशन EDU24 है, इसको आप डाउनलोड करके जरूर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है RobinSIRG, आप मुझे यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपने मेडिवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे और उस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू।